हेलो डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद सब लोग खैरियत से होंगे और आज की किस्त का इंतज़ार कर रहे होंगे। किस्त हाजिर है, लेकिन आप लोग पहले किस्त पे ज़रा रेस्पॉन्स देख लें। मेरे चैनल की हसटरी का सबसे बुरा रेस्पॉन्स। आप लोग किस तरह के नावल्स पढ़ना चाहते हैं, मैंने रीडर्स की डिमांड पे ये नावल शुरू किया है। फिर भी आप लोग एक लाइक तक करना ज़रूरी नहीं समझते, इतने कम व्यूज़ आते हैं। मेरा तो दिल ही ख़राब हो गया है लिखने से, लेकिन खैर अपने प्यारे रीडर्स के लिए लिखूंगी जो रोज़ाना किस्त पढ़ते हैं, लाइक करते हैं। चलते हैं किस्त की तरफ। हिसार जुनून। किस्त 2। ऐसे राइट्स। मीम एलिफ प्लीज़ बोलना मत, मीम को क्लास में शोर नहीं पसंद, क्लास से बाहर निकाल देती हैं ये। समर ने बोलने के बजाय रजिस्टर पे लिखते अराज दुरानी को पढ़ने का इशारा किया था। वो जैसे जैसे पढ़ता जा रहा था आंखों में हैरत बढ़ने लगी। अराज दुरानी कितनी ही देर एलिफ को देखता रहा, आंखें फाड़कर। वो तो ये तक भूल गया कि सामने खड़ी लड़की इसकी टीचर है और क्लास में इसे कोई ऐसी हरकत नहीं करनी है जिसकी वजह से क्लास में सबको शक हो। एलिफ इस बदतमीज़ लड़के को देखकर लब नीचे हाजिरी रजिस्टर खोलते स्टूडेंट्स की हाजिरी लगाने लगी। एलिफ ने पूरी तरह से अराज दुरानी को इग्नोर किया था और खुद का इग्नोर किया जाना अराज दुरानी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हमेशा से दूसरों की फुल तवज्जो पाने का आदी था। कहीं देखा था ये रवैया जो अब देखने को मिल रहा था। गुस्सा था कि अंदर ही अंदर बढ़ता जा रहा था। सामने खड़ी लड़की ना चाहते हुए भी अराज दुरानी की नज़रों में आ रही थी। वो चाहा कर भी एलिफ को देखने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। एक कशिश थी जो अराज को एलिफ की तरफ खींच रही थी। रोल नंबर 22। पिछले एक हफ्ते से ये स्टूडेंट गैर हाजिर रहा था। एलिफ हाजिरी के दौरान फिर भी बोलती थी। ये रोल नंबर अराज दुरानी का था, मगर इसे मालूम नहीं था। वैसे भी यूनी चला आया था, यही बहुत था और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही थी। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर अराज दुरानी। रोल नंबर के आगे स्टूडेंट का नाम भी लिखा हुआ था, उस नाम को बोला गया था। अराज दुरानी जो हनूज भीट बना एलिफ को देखे जा रहा था, अपना नाम एलिफ के नाजुक लबों से सुनकर इसे बहुत अच्छा लगा था। न जाने क्यों इनाबी लबों पे मुस्कान सी फैली, मगर सिर्फ चंद सेकेंड्स के लिए कोई देख नहीं सका था। अराज दुरानी। एलिफ को मालूम हो गया था यही लड़का है अराज दुरानी, मगर इसका एटीट्यूड देखकर एलिफ को शदीद गुस्सा आया। रवैया क्लासरूम में एलिफ तो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। खड़े हो जाएं आप। एलिफ रजिस्टर डाइस पे रखे अपने हाथ में पकड़ापन बंद करते चलते स्टूडेंट्स की तरफ आई थी और अराज दुरानी के सर पे आन खड़ी हुई। वो एलिफ को देखने में इस कदर खोया हुआ था कि एलिफ के करीब आने पे इसके बदन से उठती दिलफरेब महक अराज दुरानी को अपनी नथों से टकराती महसूस हुई। ये एहसास पहली बार दिल में जगा था। वो एलिफ के गुलाबी लबों को हलता देख रहा था। एलिफ के बालों की चंद आवाज़ा लटें इसके रुखसारों को बोसा दे रही थीं, जिन्हें वो बार बार हाथ से कान के पीछे अड़सने की कोशिश करती थी। आप बहरे हैं। अराज दुरानी को टस से मस ना करते देख एलिफ की पेशानी पे बल पड़े थे। क्लास में स्टूडेंट्स की अब दबी दबी हंसी गूंज रही थी। एलिफ ने चेयर के हैंडल पे पल मारा तो क्लासरूम में यकदम से खामोशी छा गई। मीम, आपने मुझे क्यों खड़ा किया? वो खड़ा तो हो गया, साथ ही रेज़न भी पूछा कि पूरी क्लास के सामने मेरी इस इज़्ज़त अफ़ज़ाई की वजह। क्लास में जब हाजिरी लगाऊं तो अपने कान खले रख कर बैठा करें सब नेकसट, किसी का ऐसा बिहेवियर बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। अराज दुरानी के साथ साथ एलिफ ने सबको देखते कहा। आपका रोल नंबर क्या है? एलिफ को अराज दुरानी के रोये से ऐसा लगा जैसे ये लड़का अपने रोल नंबर के मुताल्लिक़ ही नहीं जानता है। इसने हाजिरी किया ही बोलनी थी। नहीं मीम। अराज दुरानी ने शाने अचुकाए और लापरवाही से जवाब दिया था, जैसे कह रहा हो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है रोल नंबर कोई भी हो। मैं कौन सा अपनी मर्ज़ी से यूनी आया हूँ। तो तुम क्लास में क्या कर रहे हो मिस्टर अराज दुरानी?
एलिफ का मारे ज़बत के बुरा हाल था। ये लड़का इसे गुस्सा दिला रहा था। रोहान जो फ्रंट सीट पे बैठा था वो इस लड़के को अपनी फप्पो को जिच करने देख चुका था, मगर मजबूर चुप रहा कि क्लासरूम में किसी किस्म की कोई बदमज़गी ना फैलती। आपके पास पढ़ने, वो एलिफ के चेहरे से नजरें नहीं हटा रहा था। दिल चाहता इस हसीन गुड़िया को देखता रहे। कहीं से भी एलिफ को देखकर ये नहीं लगता था कि ये लड़की टीचर है और यूनी में पढ़ा रही है। मुझे ऐसे बदतमीज़ स्टूडेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या ज़रूरत थी आने की जब तुमने ना कुछ पढ़ना है ना ही तमीज़ सीखनी है। एलिफ का गुस्सा बढ़ गया इस लड़के का लापरवाह अंदाज देखकर। आप पढ़ेंगी तो ज़रूर पढ़ूंगा। समर हैरत ज़दा सा अराज दुरानी को देख रहा था, जो पहले किसी लड़की की तरफ देखता नहीं था और आज अपनी ही टीचर पे ठरक झाड़ रहा था। अराज, समर ने इशारे से मना किया। मीम की नज़रों में आ जाता तो क्लास लेना दोबर हो जाता। तुमने पढ़ना वैसे ही कुछ नहीं है, मुझे क्या ज़रूरत है आप रेपुटेशन ख़राब करने की। एलिफ तंजिया अंदाज में कहती वापस डाइस की तरफ चली आई और हाजिरी लगाने लगी। अराज दुरानी ने चेयर पे बैठते दोबारा से एलिफ को देखने का काम शुरू कर दिया। लेक्चर शुरू हुआ तो एलिफ हर छोटा छोटा पॉइंट समझाने लगी। क्लास में मुकम्मल खामोशी थी, सिर्फ एलिफ के बोलने की आवाज़ आ रही थी। अराज एलिफ की आवाज़ के सहर में खोया था। इसे कहीं पढ़ाई में इंटरेस्ट था, मगर एलिफ के समझाए गए लेक्चर की कुछ समझ आ गई थी इसे। रोल नंबर 22 खड़े हो जाएं। एलिफ की नज़रों में आ चुका था। अब बात बे बात एलिफ ने अराज दुरानी को ही खड़ा करना था। क्या समझ आया आपको लेक्चर में? एलिफ बोर्ड मार्कर डाइस पे रखते सीने पे बाजू बांधे अराज दुरानी को देख रही थी, जिसकी नज़रें वो पूरा लेक्चर खुद पे महसूस करती आई थी। अराज ने कुछ पॉइंट्स बताए। समर को हैरत हुई क्योंकि अराज दुरानी से जब लेक्चर के बाद टीचर सवाल पूछता तो अराज साफ कह दिया करता मुझे समझ ही नहीं आया है। जो मसनद पॉइंट्स हैं इनका क्या? एलिफ ने संजीदगी से पूछा। अराज ने शाने आ चुकाए जैसे कहना चाह रहा हूँ कि मेरी बल्ला से आपके लिए इतना काफ़ी होना चाहिए कि अराज दुरानी ने चंद पॉइंट्स तो बताए हैं आपको। रोल नंबर 10। अब की बार एलिफ ने रोहान को उठाया था, जो क्लास का सबसे लायक स्टूडेंट था। ये नहीं था कि एलिफ रोहान को कोई फेवर देती थी, बल्कि रोहान शुरू से ही पढ़ाई के मामले में बहुत एक्टिव था, हमेशा से टॉप करता आया। वेरी गुड, बैठ जाएं। एलिफ का रोहान को तारीफ़ी कलमात कहना अराज दुरानी को बहुत बुरा लगा था। पहले ही दिन अराज दुरानी अपनी ही टीचर के बुझे से खार खाने लगा था, सिर्फ इस वजह से कि टीचर ने अराज से ज़्यादा रोहान को अहमियत दी। जबकि सच तो ये था कि लायक स्टूडेंट्स हमेशा ही टीचर को अच्छे लगते हैं। ये लेक्चर कल आप सबके कॉज में शामिल होगा, तो अच्छे से तैयार करके लाइएगा। और एक और मुझे मेरी क्लास में हर स्टूडेंट एक्टिव चाहिए। ये ख़ास तौर पे अराज दुरानी को सुनाया गया था, जिसने सुनकर भी उन सुना कर दिया। अब इतनी भी एलिफ अहम नहीं थी अराज दुरानी के लिए कि इसकी सारी बातों को अहमियत देता। क्लास ख़त्म हुई तो सारे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में तामली पहुंचने के लिए क्लास से जल्दी में निकले थे। एलिफ अपना सामान और फाइल वगैरह समेटने लगी। अराज बैठा इसे देखने लगा। एलिफ ने निगाहें उठाई तो सामने बैठे खूबरू नौजवान को खुद को तकते पाया। मिस्टर अराज, आपने नेक्स्ट क्लास नहीं लेनी? एलिफ ने अपनी कलाई में बंधी घड़ी से टाइम देखा। इसकी नेक्स्ट क्लास का टाइम भी शुरू हो चुका था, जो उसी रूम में होनी थी। बाहर स्टूडेंट्स आने शुरू हो चुके थे। मुझे सिर्फ आपके पास पढ़ना है मीम, वो किसी जज्बे के तहत बोला, मगर एलिफ के घूरने पे हड़बड़ा कर सीधा हुआ। शायद इसे ये नहीं बोलना चाहिए था। जाओ, एलिफ ने संजीदगी से इज्जत अफजाई की, यानी क्लास से बाहर निकलने का कह दिया। अराज दुरानी जाने के बजाय टांगें फैलाकर बैठ गया, जैसे पूरी यूनिवर्सिटी का इकलौता मालिक हो। खैर, ये यूनिवर्सिटी अयाज दुरानी के अंडर चल रही थी, इस हिसाब से अराज दुरानी की मलकियत तो थी। मैं आई कमिंग मीम,
बाहर स्टूडेंट्स इकट्ठे हो चुके थे मगर अराज दुरानी जमकर बैठा था। इसका दिल नहीं चाह रहा था जाने का। एलिफ को देखने से दिल को गोया अजीब सा फील हो रहा था। कमिंग एलिफ को एहसास हुआ इस बिगड़े नवाबजादे से बहस करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे लोग हम किसी की सुनते ही ये सोच लिया था कि यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया से बात करेगी। ऐसा नालायक स्टूडेंट इसे अपनी क्लास में नहीं चाहिए था। यू मैं गो नाउ एलिफ डानिक पैस्ते बोली। अराज के इत्मीनान में ज़रा भी जो फ़र्क आया हो वो यही चाहता था। एलिफ की सारी तवज्जो इसी पे रहे। न जाने क्या कशिश थी उसे नहीं मालूम था मगर दिल पहली बार इतनी ज़ोरों से धड़क रहा था। जब सब स्टूडेंट्स क्लास में आ गए तो अराज दुरानी को क्लास में बैठना अजीब लगा। वैसे भी एलिफ खूंखार नज़रों से इसे घूर रही थी कि वो उठते बाहर जाने का सोचते आगे बढ़ता कि एलिफ से टकराया। अराज दुरानी का शाना एलिफ के शाने से टकराया। एक बर्फ़ी लहर एलिफ को अपने वजूद में दौड़ती महसूस हुई। वो उस बदतमीज़ लड़के से ऐसी ही तवक्को कर सकती थी जब क्लास स्टूडेंट्स से भरी पड़ी थी। ये लड़का क्या करना चाहता था। अराज दुरानी के लबों पे बहम सी मुस्कुराहट डोल गई। वो जो अपने तीखे मिजाज की वजह से बहुत कम मुस्कुराता था यूनी के पहले ही दिन इसका मूड बहुत खुशगवार था। नेक्स्ट क्लास में अब किसने जाना था। अराज दुरानी ग्राउंड में चला आया। जानता था समर क्लास ले रहा होगा। वो पढ़ाई को सीरियस लेने लगा था जब से बाबा से क्लास लगी थी। अराज दुरानी ग्राउंड में बैठा अपना सेल फ़ोन यूज़ कर रहा था मगर दिमाग में सिर्फ एलिफ का ख्याल था। फ़ोन में बिज़ी होते ही इसे किसी की नज़रों की तपिश ख़ुद पे महसूस हुई। यहाँ वहाँ देखा मगर कोई नहीं था। जायशा जो कि अपनी क्लास से निकली तो सामने अराज को गरूर में मोबाइल यूज़ करते पाया। इसे शदीद गुस्सा आया। चाचों की कितनी ख्वाहिश थी कि पढ़े अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने मगर ये लड़का। जायशा ने इसकी तस्वीर बना ली। अब ये तस्वीर अयाज दुरानी को दिखाने वाली थी। दादा जान जिन्हें अराज दुरानी के आगे कुछ दिखाई नहीं देता उन्हें भी मालूम होना चाहिए उनका पोता कितना स्टडी कर रहा है। अराज ने सर झटका और दोबारा गेम खेलने में मसरूफ़ हो गया। जब एलिफ क्लास से निकली तो इसने भी देखा था अराज को ग्राउंड में बैठा और इस लड़के की कंप्लेन करने के लिए डीन के ऑफिस चली आई। मस एलिफ आपको कोई काम था। एलिफ की सभी स्टूडेंट्स बहुत तारीफ़ करते थे कि मीम एलिफ के पढ़ाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है। यही वजह थी कि एलिफ को बहुत इज्जत मिलती थी। मुझे अपने एक स्टूडेंट के घर कंप्लेन भेजनी है। एलिफ अपना दोपट्टा ठीक से सर पे जमाए बोली थी। किस स्टूडेंट की? एलिफ को देखते डीन ने संजीदगी से पूछा। मिस्टर अराज दुरानी। व्हाट? डीन को लगा जैसे इसे सुनने में गलती हुई हो। अराज दुरानी के खिलाफ कंप्लेन? आप जानती हैं अराज दुरानी कौन है? डीन ने अपने माथे पे आया पसीना टिश्यू से साफ किया। वाकिफ थे अयाज दुरानी अपने बेटे से कितनी मोहब्बत करते थे। नहीं मुझे नहीं मालूम वो कौन है ना ही मैं इसके बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। वो एक ज़िद्दी रियल लड़का है जिसे ज़रा तमीज़ नहीं है। अपने टीचर से बात कैसे की जाती है, क्लासरूम में बैठा कैसे जाता है। एलिफ दंत पैसते अराज दुरानी को सोचते बोली थी। वो यूनिवर्सिटी ऑनर का बेटा है मिस एलिफ यानी अगर वो चाहे तो मुझे आपको खड़े खड़े नौकरी से निकलवा सकता है। आप उसे उसके हाल पे छोड़ दी। पढ़ता है नहीं पढ़ता आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत पावरफुल लोग हैं। आपको अपनी जॉब शायद प्यारी नहीं होगी, हमें है मिस एलिफ। हम कुछ ऐसा करके अयाज दुरानी की नज़रों में नहीं आ सकते हैं। डीन ने साफ साफ इनकार कर दिया था। लेकिन उसका बिहेवियर क्लास के सामने बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और किया हवा अगर वो यूनिवर्सिटी के ऑनर का बेटा है उसे पता होना चाहिए यूनिवर्सिटी में वो पढ़ने आता है। मिस एलिफ मैं आपकी बात समझ सकता हूँ मगर हमें जहाँ काम करने के लिए बहुत सी बातों को नज़रअंदाज करना होगा। अराज दुरानी को छोड़ दी, जो वो करता है करने दी। डीन मुसलसल एलिफ को समझाने की कोशिश कर रहा था। इसका असर तो बाकी स्टूडेंट्स पे भी पड़ेगा। वो जितनी बदतमीज़ी करेगा क्लास के बाकी स्टूडेंट्स को शर्म मिलेगी। उसे तमीज़ छू कर नहीं गुजरी है, कैसे बात की जाती है उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है।
एलिफ को अराज दुरानी पे इस कदर गुस्सा आया हुआ था कि अगर वो सामने होता तो उस वक्त एलिफ के गुस्से का निशाना बन जाता। जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ, उसे पढ़ना नहीं है, वो सिर्फ मिस्टर अयाज साहब की जिद पे यूनिया रहा है। कितने दिन आए कुछ मालूम नहीं है, तो आपको उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। डीन ने कोई एक्शन नहीं लिया। एलिफ को बहुत गुस्सा आया। ये पहली बार था जब एलिफ ने बात की और डीन ने इसकी बात नहीं मानी, वरना पहले तो काफ़ी स्टूडेंट्स की शिकायत लगा चुकी थी, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे अराज दुरानी से दूर रहना होगा, आखिर को मुझे इस जॉब की ज़रूरत है, भाई ने रहने के लिए जगह दी है, ये एहसान काफ़ी है, मैं मज़ीद उन पे बोझ नहीं बनूंगी। एलिफ डीन ऑफिस से निकलते रास्ते में सोचों में गुम थी। एलिफ अपने ध्यान में जब सामने से आते शख्स से टकराई, उससे पहले कि गिरती किसी ने एलिफ को नरमी से थामा था। ये एलिफ के साथ ही लेक्चरर था, एलिफ का यूनिवर्सिटी फ्रेंड भी, दोनों की आपस में काफ़ी अच्छी बातचीत थी। एलिफ इसे देखकर रुक गई। कहाँ जा रहे थे? एलिफ ने परस शाने पे ठीक से एडजस्ट करते पूछा। अभी फ्री हुआ तो सोचा ऑफिस का चक्कर लगा लूं। डैड नाराज़ हो रहे थे कि यूनिवर्सिटी में जॉब करने के चक्कर में मुझे ऑफिस का ध्यान नहीं रहता है। वो मुस्कुराते बोला तो एलिफ धीमा सा मुस्कुराई। ठीक कहते हैं वो, जब तुम्हारा अपना ऑफिस है तो किन यूनी में ख़वार हो रहे हो। एलिफ थोड़ी देर पहले हुए वाक़ये की वजह से दिल बर्दाश्ता हो रही थी। एलिफ तुम सब जानती हो ये मेरी ड्रीम जॉब है, और फिर ऑफिस संभालने के लिए डैड ही मुझे ज़रूरत नहीं है। चलो ये टापका बंद करो, कैंटीन चलते हैं। मैं सुबह जल्दी निकल आया था, नाश्ता नहीं किया था, अब पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तुम्हें लंच करवाता हूँ। एलिफ के साथ वो कैंटीन में चला आया था जहाँ स्टूडेंट्स का अच्छा खासा रश था। स्टूडेंट्स स्टूलों की शक्ल में बैठे लंच कर रहे थे। अराज और समर भी कैंटीन में बैठे थे। अराज दुरानी एलिफ को किसी मेल टीचर के साथ कैंटीन में दाखिल होते देख चुका था। वो दोनों अपने ध्यान में बातें कर रहे थे, यही वजह थी कि एलिफ की नज़र अराज पे नहीं पड़ी। अगर पड़ भी जाती एलिफ का मूड ख़राब हो जाना था। क्या खाओगी? एलिफ की नज़र बे-इख्तियार सामने बैठे लड़के पे गई, जो कोई और नहीं बल्कि अराज था। एलिफ का हलक तक कड़वा हो गया। इस पल अराज दुरानी को अपने सामने नहीं देखना चाहती थी। डीन की बातें पूरी तरह से ज़हन में उभरी थीं। मुझे भूख नहीं है, तुम खाओ, एक काम करनी है, तुमसे बाद में बात करती हूँ। अराज दुरानी की नज़रों की तपिश वाज़ेह महसूस कर सकती थी। एक बात का अंदाज़ा हो गया था एलिफ को कि इस लड़के से दूरी ही बेहतर थी। लंच कर लो, बाद में कॉल होती रहेगी। वो एलिफ को जाने नहीं देना चाहता था। अभी तो एलिफ से दिल की बात भी करनी थी, अब इंतज़ार नहीं कर सकता था। नहीं, अर्जेंट है कॉल, एलिफ ने बहाना बनाया। ठीक है, मैं बैठा हूँ, तुम कॉल कर आओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, लंच तो दोनों साथ ही करेंगे। वो एलिफ के करीब बैठा अराज दुरानी की गिरफ्त अपने हाथ में पकड़ी, कोल्ड ड्रिंक की बोतल पे सख्त हुई। वो आंखों में गुस्सा लिए एलिफ और इस प्रोफेसर को देख रहा था जिसका एलिफ के साथ बैठना इसे बहुत बुरा लग रहा था। समर किया कह रहा था अराज को सुनाई नहीं दे रहा था, ध्यान सारा एलिफ पे ही था। नहीं, मुझे लेट हो जाएगी और फिर मेरी 10 मिनट्स बाद क्लास भी है, मैं तुम्हें ज्वाइन नहीं कर सकूंगी दोबारा। वो माजरत करते उठ खड़ी हुई। एलिफ को उठते देखकर अराज दुरानी के लब मुस्कुराते में जले। वो बल्ला वजह मुस्कुरा रहा था। समर के लिए अराज दुरानी का ये रवैया नया था और एलिफ इस पल अराज दुरानी को ऐसे देख रही थी जैसे कच्चा चबा जाएगी, इतना गुस्सा आया था इस पल। अराज दुरानी की वजह से एलिफ का मूड बुरी तरह से ख़राब हो गया था। अराज, किया हवा है तुझे? समर सैंडविच खाते अराज दुरानी के शाने पे हाथ रखते पूछ रहा था, हालांकि कुछ कुछ समझ आ रहा था कि अराज के बदलते रोये की वजह क्या है। आखिर कुछ नहीं, वो लापरवाह लगा इस पल समर को। एलिफ के जाते अराज दुरानी के तेवर बिगड़ गए थे। हमारा मीम एलिफ के पास सिर्फ एक ही परेड है। अराज दुरानी ने बेचैनी से पूछा। अगर एलिफ के पास ज़्यादा परेड्स हो जाएं तो इसने सोचा।
डेली तो एक ही लेक्चर है, हम बुध को सेकंड टाइम भी एक क्लास होगी। मीम एलिफ के पास तुम क्यों पूछ रहे हो क्या तुम मीम के परीडस बनक करना चाहते हो? देखो अयाज अंकल को मालूम हो जाएगा। समर जानता था पढ़ाई के मामले में अयाज दुरानी बहुत सटरीकट थे। नहीं, मैं चाहता हूँ हमारे सारे लेक्चरर्स मीम एलिफ के पास हूँ। अपनी दाढ़ी कजकजाते वो बोला तो समर के हैरत से उसे देखा। स्टूडेंट्स उठकर जा रहे थे अपनी अपनी क्लास में। समर भी उठ खड़ा हुआ, इनकी अगली क्लास शुरू हो चुकी थी। तुम चलो अराज। समर अपना बैग हाथ में पकड़ते अराज को साथ ले जाना चाह रहा था, जिसका कोई मूड नहीं था क्लास लेने का, तो इनकार कर दिया। समर अराज दुरानी को वहीं छोड़ते खुद क्लास लेने चला गया था। तुम फिर आ गए। सालिहा ख़त्म करते मॉर्निंग शो देख रही थी जब इस का भाई चला आया। अब इसके भाई के चक्कर कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगे थे। आपा क्या हो गया है? तुम्हारी याद सता रही थी, मुझे तो चला आया, मुझे तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा। वो इधर उधर निगाहें दौड़ाए किसी को तलाश कर रहा था। अचानक से ख्याल आया एलिफ इस वक्त यूनिवर्सिटी थी। मुझे पता है किसकी याद तुम्हें यहाँ ले आती है। वो बहन थी, रग रग से वाकिफ थी, अपने भाई का रवैया देख रही थी। आपा तुमने बात की शुजा भाई से? इसका वही सवाल जबकि सालिहा का गुस्सा बढ़ गया था। मैं जब इनकार कर चुकी हूँ, तुम क्यों इस बात के पीछे पड़ गए हो? सालिहा ने हाथ में पकड़ा रिमोट टेबल पे फेंका और अपने भाई को देखा। आपा तुझे अपने भाई पे तरस नहीं आता? वो बुलबुल मुझे अच्छी लगती है, क्या तुम नहीं चाहती हो तुम्हारा भाई खुश रहे? वो अपनी बहन को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगा। एक सालिहा ही थी जो शादी करवा सकती थी एलिफ से, वरना शुजा कभी राजी नहीं होने वाला था इस शादी के लिए। मैं तुमसे पहले भी साफ साफ कह चुकी हूँ, नहीं तो नहीं, तुझे समझ क्यों नहीं आता है? सालिहा बेगम को बहुत गुस्सा आया था। अपनी भाई से लाख बार कह चुकी थी कि एलिफ की शादी तुमसे नहीं हो पाएगी, मगर मुजाल है जो इसके भाई पर ज़रा भी असर हो रही थी एक ही एलिफ से शादी। आपा, मैंने खुद के साथ कुछ कर लेना है, फिर बैठी रहना अपनी जिद में। अब की बार धमकी खासी सख्त दी गई थी। शुजा एक अकेला होता तो मसला नहीं था, रोहान कभी नहीं मानेगा, अपनी फूफू पे जान छिड़कता है वो, मुझे तो किसी खाते में नहीं लाता है, मैं बहुत परेशान हूँ, ये नहीं होने वाला, तुम कोई दूसरी लड़की ढूंढो, मैं ये नहीं कर सकूँगी। सालिहा के लिए एक ही वक्त में बेटे और शौहर से बहस करना बहुत मुश्किल था। शौहर की तो खैर थी, दो चार आंसू बहाती तो शुजा ने मान जाना था, वो सालिहा से बहुत प्यार करता था, मगर रोहान एलिफ की वजह से रोहान अपनी मां के खिलाफ हो जाता। जितना सालिहा अपने बेटे को जानती थी एलिफ को लेकर, वो बेहद पोजीसिव था। रोहान की मां हो तुम, तुम्हारी बात समझ जाएगा। देखो आपा, तुम एलिफ से नफरत करती हो, समझ में आता है, तुम्हारे सीने पे मुंह जो डाले बैठी है। मैंने कहा था उसकी मुझसे शादी हुई तो साथ ले जाऊंगा तुझे, फिर कहाँ की टेंशन, सब ठीक हो जाएगा। फिर रोहान कहाँ याद रखेगा एलिफ को? जब सालिहा के भाई को लगा बहन थोड़ी पिघल रही है, तो उसने मजीद पता फेंका जो ठीक निशाने पे लगा था। मैं अपनी नफ़रत में हिंदी सोच नहीं पा रही थी। तुम तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ऐसे हालात में मेरा बेटा फिर कैसे ही एलिफ को सपोर्ट करेगा जब वो जहां से चली जाएगी। सालिहा ने ठंडे दिमाग से सोचा तो अब जाकर समझ आने लगा कि वाहिद हल एलिफ की शादी ही है। वैसे भी 27 साल काफ़ी होते हैं किसी को पालने पोसने के लिए। आपा, तुम आज के आज ही शुजा भाई से बात करो। वो बहन को अच्छा खासा तपा कर गया था, उम्मीद थी अब काम हो जाएगा। सालिहा के लिए मुश्किल नहीं था शौहर को मनाना। रोहान तो फिर अपने बाप के आगे ना बोलता। एलिफ भी तुम्हें कभी अपनी भाभी ना बनाती, मगर मजबूरी है मेरी। सालिहा और रोहान की तस्वीर पे नजरें जमाए दिल ही दिल में नफरत से सोचने लगी, न जाने सालिहा अब एलिफ के साथ क्या करने वाली थी।
एलिफ अपना आखिरी लेक्चर लेकर बाहर निकली तो बहुत थक चुकी थी। पहले ही सर में दर्द था, मज़ीद राज दुरानी की वजह से आज बहुत परेशान रही। काश कि उसके घर कॉल कर पाती। रूहान का मैसेज आया। वो पार्किंग में खड़ा एलिफ का इंतज़ार कर रहा था और एलिफ अपनी चीज़ें संभालते आगे बढ़ रही थी जब सामने से आते अराज दुरानी से टकराई। इस बार तसादुम ज़ोरदार था। भले उम्र में अराज दुरानी एलिफ हैदर से छोटा था, मगर हाइट में एलिफ इसके शाने तक बमुश्किल आ रही थी। तसादुम के नतीजे में एलिफ का सर अराज के सीने से टकराया तो एक पल के लिए निगाहों के सामने ज़मीन घूम सी गई थी। वो अपना चकराता सर थामे सीधी हुई और सामने वाले को खरी खरी सुनाने का इरादा रखती थी। जब नज़रें उठाकर सामने अराज दुरानी को देखा तो गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ने लगा। दिल चाहा इसे एक थप्पड़ ही लगा दे, कम से कम अकल तो ठिकाने आए इस शख्स की। देखकर नहीं चल सकते हो तुम। एलिफ का सर पहले ही दर्द कर रहा था, मज़ीद टकराव की वजह से अब तो खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। सूरी एलिफ मीम। सुबह अच्छी खासी बदतमीज़ी की थी, मगर अब सुबह के मुकाबले में अराज का रवैया खासा मुख्तलिफ था। शायद अराज को अंदाज़ा हो गया था ये लड़की इसकी जॉनर नहीं बल्कि टीचर है। बड़ी जल्दी रंग बदल लिया। अब भी करो बदतमीज़ी, जैसे सुबह कर रहे थे अब किया हो गया है। अराज दुरानी के सीने से लगी खड़ी। वो उस वक्त एहसास ना कर पाई कि अराज दुरानी के किस कद करीब खड़ी है। अराज दुरानी के भारी हाथ एलिफ हैदर की पुश्त पे थे। एलिफ के करीब एक अजीब सा एहसास अराज दुरानी को अपनी लपट में ले रहा था। दोनों के दरमियान टीचर स्टूडेंट का जो रिश्ता था अराज दुरानी भूलता जा रहा था। मीम। मुझे अंदाज़ा होता आप मेरी टीचर हैं, मैं कभी आपसे बदतमीज़ी नहीं करता। अराज किसी को वजाहत नहीं देता था, एलिफ को दे रहा था। न जाने क्यों, मगर देनी थी। ये किया बदतमीज़ी। एलिफ को जब अराज दुरानी के हाथों का लमस अपनी पुश्त पे महसूस हुआ तो इसे धक्का देते खुद से दूर किया था। वो खुद ही पीछे हो गया, वरना एलिफ इसे कहीं पीछे कर पाती। मीम आप गिर। तुम जैसे लड़के से बात करना ही फजूल है। एलिफ की निगाहों में नफरत थी, कदूरत थी, एक अजीब सा सरपन। मीम। मुझ जैसे लड़के से किया मुराद आपकी। एलिफ का ये रवैया अराज को ज़रा भी पसंद नहीं आया था। तुम बेहतर जानते हो। एलिफ ने वजाहत देनी ज़रूरी नहीं समझी। रूहान की कॉल आने लगी तो अपना दोपट्टा ठीक करते आगे बढ़ी, मगर उसी दौरान अराज दुरानी ने एलिफ की नाजुक कलाई जकड़ी थी। अपने मजबूत हाथ में एलिफ की आंखों में गुस्सा दर आया। ये क्या हरकत है। अराज दुरानी का हाथ पकड़ना एलिफ को शदीद गुस्सा दिला गया था। मीम चलें। रूहान, जो एलिफ के कॉल ना उठाने की वजह से परेशान सा स्टाफ रूम की तरफ आया था, एलिफ को किसी लड़के से बात करते देख रुक गया। ये तो अच्छा था कि एलिफ ने अपनी कलाई अराज दुरानी की गिरफ्त से छुड़ा ली थी, वरना रूहान उस वक्त अराज को छोड़ता नहीं। चलो। रूहान को एलिफ ने मना किया था, यूनिवर्सिटी में किसी को इनके रिश्ते का पता नहीं लगना चाहिए। वैसे भी दोनों कहीं से फूफू भतीजा नहीं लगते थे। रूहान को अराज दुरानी क्लास में देख चुका था, मगर ये समझ ना आया कि एलिफ इस लड़के के साथ क्यों जा रही थी। फिर सर झकटा। अब इतनी भी अहम नहीं थी ये कि इतना सर पे सवार करता। वो सर झटकते अपनी बाइक की तरफ बढ़ गया। पार्किंग में इसने एलिफ को रूहान के साथ फ्रंट सीट पे बैठते देखा तो बहुत बुरा लगा। दिल में नए नए जज्बात पनप रहे थे। वो खुद ही समझने से कासिर था ये सब किया है। मुझे किया हो रहा है। न जाने क्यों जलन की एक लहर अराज दुरानी को अपने वजूद में सरायत करती महसूस हो रही थी। इसे मायशा को लेने जाना था, मगर मूड ना हुआ तो मायशा को मैसेज किया कि अपनी बहनों के साथ चली जाना। खुद सड़कों पे बेमकसद बाइक दौड़ता रहा करने घुटने एहसास ना हुआ। जब डैड की कॉल तो वक्त देखा शाम होने वाली थी। वो शायद ऑफिस से आ चुके थे और अराज दुरानी को ऑफिस से आते न्यूज़ मिल गई अराज के मेंशन ना आने की, तो कॉल कर दी। अराज दुरानी ज़िंदगी में पहली बार इतना उलझा हुआ था कि कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या करे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अच्छा नहीं लगा। दिल में एक छबन सी थी। डैड।
उसने बाइक साइड पे रोकी और कॉल रिसीव की। तुम अभी तक वापस नहीं आए हो अराज, जायशा तो कब की लिख चुकी है यूनिवर्सिटी से, तुम कहाँ हो? अराज को अंदाज़ा नहीं था डैड के गुस्से में भी प्यार छुपा होता था। इकलौती औलाद थी, बहुत फिक्र जताते थे, हम जाहिर नहीं करते, पहले किया सब कम लाड प्यार करके उसे बिगाड़ चुके थे, जो वो भी बाकी की कसर पूरी कर देते। डैड मैं आ जाऊंगा, वो गहरा सांस भरता बोला। उस वक्त डैड की कॉल आना, इन डिस्टर्ब होना उसे पसंद नहीं आया था। वापस आओ मेंशन, मेरी बेगम तुम्हारी वजह से परेशान हो, मुझे पसंद नहीं है। इतनी देर से हो कहीं, यकीनन आवारा दोस्तों के साथ हो गए तुम। अयाज दुरानी बहुत गुस्से में थे, आखिर इतने घुटनों से ये लड़का बाहर कर लिया रहा था। डैड आई नीड सम सीपस। कौन सी सीपस अराज, तुम ठीक हो? बेटे के बदले अंदाज ने अयाज दुरानी को परेशान कर दिया था। यस डैड आई एम फाइन, वो किया बताता अपनी हालत खुद ही नहीं समझ पा रहा था। जल्दी पैलेस पहुंचो, तुम्हारे दादा तुम्हारे बगैर डिनर नहीं करते हैं और उन्हीं टाइम पे मेडिसिन देनी होती है, भूल क्यों जाते हो तुम? अयाज दुरानी ने संजीदगी से इसे वापस मेंशन बुलाया। दादा जान को बोली में आ रहा हूँ। अराज दुरानी ने बाइक स्टार्ट की, बाकी दुनिया एक तरफ और दादा जान एक तरफ अपने दादा से बहुत मोहब्बत करता था। अराज दुरानी ने बाइक की स्पीड बढ़ाई और ट्रैफिक सिग्नल्स तोड़ते 15 मिनट्स में अपने मेंशन पहुंच गया। जब मेंशन के अंदर आया तो सबको लॉन्ज में इकट्ठे पाया था। इतनी देर लगाते हैं आने में, अयाज में कह रही थी, यूनी भेजने की ज़रूरत नहीं है, आपको ही सख्ती करनी थी, देखें रिजल्ट। साइमा दुरानी अराज को गले लगाते शौहर पे बरहम हो रही थी। सबको यही लग रहा था अराज की मर्जी के बना उसे यूनिवर्सिटी भेजा गया, जिसकी वजह अराज मेंशन लेट वापस आया है, ताकि सबको एहसास दिलाए कि उसे स्टडी से कितनी चिढ़ है। माम ऐसी कोई बात नहीं है, अराज किया बताता, यूनी जाकर ही तो ये हालत हुई थी, अब तो कभी छुट्टी नहीं करने वाला था। दिल चाहा कि वो सामने बैठी रहे और अराज इसे देखता रहे, दिल की ये हालत पहली बार हो रही थी। तो फिर क्या बात है, लेट क्यों आए तुम? जानते हो तुम्हारे डैड के कितने दुश्मन हैं, मेरे दिल में तो होल ही उठ रहे थे कि कहीं कुछ हो ही ना जाए। माम बहुत परेशान रही थी, इतने घुटने। आफिफ माम, मेरा दिल कर रहा था ऐसे खुद के साथ टाइम गुजराने का, आप लोग क्या चाहते हैं मेंशन में कैद होकर रह जाऊं यार? वो झुंझुनाया था। उस वक्त टीचर एलिफ इसके हवासों पे कुछ ज़्यादा ही सवार थी कि इसे तन्हाई चाहिए थी। सोचें थी कि बदन को मुंतशिर करती जा रही थीं। अराज तमधारी तुएबत ठीक है बैठा। मिस्टर दुरानी परेशान हो गए, पोता पहली बार इन्हीं पहले से बहुत मुख्तलिफ लगा था, बहुत बदला बदला सा। यस दादा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपने खाना क्यों नहीं खाया? आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, जानते हैं अगर ज़रा सी भी बेइहतियाती करते तो नतीजा आपके सामने बुरा आता है। दादा पोता एक दूसरे के साथ मसरूफ़, बाकी सबको भूल जाते थे। आए मेरे साथ बिल के माम, में दादा को ले जा रहा हूँ, आप रूम में भेजो, अभी मैं दादा को खिलाता हूँ। वो मिस्टर दुरानी को इनके कमरे में ले गया। ये अराज को एक ही दिन में किया हो गया है अयाज। अराज का बदला रवैया सब ने महसूस किया था। मायसा और जायशा तो अराज में आए इस चेंज की वजह से बहुत खुश हुई थीं। जायशा ने तवज्जो ना दी, मगर किया सच में नहीं दी। दादा, वो दादा की नज़रों को खुद पे महसूस करता बालों में हाथ फेर कर रह गया था। आइंदा टाइम पे मेंशन आना, अराज हमें फिक्र लग जाती है, यूनिवर्सिटी बंद हुई 4 घुटने हो चुके हैं और तुम अपने बाप के फ़ोन करने पे आए, वरना नहीं आते। दादा अफसोस से बोले, यार दादा प्लीज़, मैं अब छोटा बच्चा नहीं हूँ, बड़ा हो गया हूँ, आप लोग क्या चाहते हैं मैं ऐसे ही सारी ज़िंदगी गुजार दूँ? कोई काम मुझे अपनी मर्ज़ी से भी करने दिया करें। वो झुंझुनाया था। अराज तुम जितने भी बड़े हो जाओ, हमारे लिए बच्चे ही रहोगे अराज, और ये हमारी मोहब्बत है तुम्हारे लिए। वो पूरे की बातों से खफा नहीं होते थे, बल्कि नरमी से समझाते थे।
अब तो कुछ और सोचने लगे थे, बस बेटों से बात करनी थी और फिर फैसला सुनाना था। वैसे तो मिस्टर दुरानी फैसला कर देते तो इनके बेटों ने इनकार नहीं करना था। अपने बाप के फैसले को हमेशा से दोनों भाई मुकद्दम रखते थे। जानता हूँ दादा, मगर अब मुझे लगता है आप लोगों को मुझे आज़ाद छोड़ देना चाहिए दुनिया घूमने के लिए। वो बानही फैलाए पूरजोश सा बोला। इस पल मिस्टर दुरानी ने अराज के चेहरे पे जो मुस्कुराए देखी थी वो थोड़ी अलग थी। आज तो अराज की नीली आंखें भी चमक रही थी, मखसूस चमक। कैसा दिन गुजरा यूनी में देखो दादा तुम्हारे साथ है, अगर तुम्हें नहीं पढ़ना तो साफ कह देना, मैं देखना हूँ अयाज तुम्हें कैसे ज़बरदस्ती यूनी भेजता है। मिस्टर दुरानी को पोता की फिक्र थी, बेटे से तो बात कर ही लेते। दादा मैं अब से रोज़ यूनी जाऊंगा। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है अराज? अब मिस्टर दुरानी परेशान हुए थे। जी दादा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने हूँ। वो मुस्कुराया। अब तो इसकी मुस्कुराहट मिस्टर दुरानी को हैरत में डाल रही थी। कुछ हुआ था दिन में? दादा का ये सवाल पूछना था कि अराज की निगाहों में अलीफ का नाजुक सरापा घूमा, मगर अगले ही लम्हे अराज ने सर झटका था। नहीं तो बस मैंने एक क्लास ली। वो क्लासेस बनक करता तो दादा को बताता था ताकि डैड को पता चले तो दादा इसे डांट से बचा ले। तुम पहले जैसे नहीं लग। पापा आपके लिए खाना लाई हूँ। अराज दादा को मेडिसिन लाजमी देना, लंच भी नहीं किया था आन्हू ने। हलीमा बेगम खाने की ट्रे लिए कमरे में दाखिल हुई और अराज से कहा, दादा यार आप खाना क्यों नहीं खाते? दादा को आदत थी अराज के साथ खाने की। अब दोपहर में अराज नहीं था तो आन्हू ने खाया ही नहीं कुछ। ताई जान आप चाय में देख लूँगा, अराज ने हलीमा बेगम को भेजा और दादा को देखने लगा, जैसे पूछना चाहा कि ये सब किया है। अरे बरखुरदार, अब हम बूढ़े हो गए हैं तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। वो उस वक्त पोता को बहलाने की कोशिश कर रहे थे। आपकी ही सब मानते हैं, जानते हैं आप, लेकिन खाने के मामले में जो समझौता। वो मिस्टर दुरानी को खाना खिलाते साथ उनसे बातें भी कर रहा था। इन्हीं मेडिसिन देते वो दादा के कमरे से निकल रहा था जब सामने जायशा को देखा। वो बक हाथ में लिए पड़ रही थी और अराज को देखकर लम्हे भर को रुकी, फिर दोबारा बक पे जमा ली थी। अराज आज रात हम मूवी देखेंगे। जायशा अचानक सामने आई और अराज को डराने की कोशिश करते बोली, जिस पे वो इसे घूर सका था। नहीं मुझे स्टडी करनी है। अराज का इरादा मीम एलिफ का कोर्स तैयार करके अच्छे मार्क्स लेने का था। न जाने दिल चाहा कि मीम को इम्प्रेस करे, उसी कोशिश में आज रात डिनर के बाद पढ़ने वाला था। अराज तुम और स्टडी। जायशा जो पास ही खड़ी थी उसे जोर की हंसी आई। अराज के लबों से पढ़ाई की बात सुनते सभी जानते थे मुकाबिल स्टडीज से कितना दूर भागता था। ऐसे में अराज का इस बारे में बात करना सबके लिए ही हैरत का बायस था। तुम्हें क्या लगता है पढ़कर टॉप सिर्फ तुम ही कर सकती हो जायशा मैडम? अव्वल तो अराज जायशा के मुंह नहीं लगता था, इग्नोर करता जायशा की बातों को, मगर आज जब जायशा ने खुद बात का आगाज़ किया तो आवाज़ खामोश नहीं रह सका, बोल पड़ा था। आवो तो मेरा पढ़ना तुम्हें बुरा लग रहा है। जायशा यही गुमान कर रही थी कि इससे जेलस होते अराज भी स्टडी करने लगा है, जबकि इसने तो सोचा था कि अराज की तस्वीर चचा जान को दिखाएगी। मुझे क्यों बुरा लगेगा, चाहे तुम काउंसिल ऑफ स्टेटस एस देकर बड़ी ऑफिसर ही क्यों ना लग जाओ। अराज गुस्से से बोला तो जायशा ने इसके चेहरे की सुर्खी देखते बमुश्किल अपनी हंसी ज़ब्त की थी। तुम और पढ़ाई दोनों मुतजाद चीज़ें हैं अराज, तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो तुमने पढ़ना कुछ भी नहीं है। ये जो एक दिन का पढ़ने का शौक जगह है ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा मौसूफ का। वो हंसते आगे बढ़ गई। अपनी बहन का ये रवैया जायशा को बहुत बुरा लगा था। अराज वो आपू, हम मूवी भी देखेंगे और मैं स्टडी भी करूँगा, ओके आपने? अराज जायशा को अपने साथ लगाए हाल में चला आया। माम कहीं चली गई थी, डिनर ताई जान लगवा रही थी, अभी वक्त था। अराज ने जायशा के साथ तब तक मूवी देखने का सोचा।
आज कोई डरावनी मूवी देखते हैं। मूवी अराज ने ही सलीकट की थी, मायसा ने भी इन्हीं ज्वाइन कर लिया। तीनों मिलकर मूवी देखने लगे। हलीमा बेगम ने मीर के साथ मिलकर डिनर लगवाया और बच्चों को देखने लगी। अराज और जायशा में उम्रों का फ़र्क ज़्यादा नहीं था। हलीमा बेगम की ख्वाहिश थी अराज और जायशा की बात पकी हो जाए, इस हवाले से अपने ससुर मिस्टर दुरानी से बात करने वाली थी। अराज इस सारे मेंशन का इकलौता वारिस था और फिर अगर अराज और जायशा की शादी होती तो इनकी बेटी उनके पास रहती उम्र भर। मायसा अपने डैड को बल्ला कर लाओ, डिनर रेडी है, ये सब बंद करो, अब संडे को देखा करो ये। हलीमा बेगम ने दरमियान में आकर इसकी मूवी का एंड ही ख़राब कर दिया था। माम, हमारी मूवी का एंड चल रहा था। जायशा एहतजाज करते बोली तो हलीमा बेगम ने बेटी को घोरा था। एक तो जायशा का अराज के साथ रवैया उन्हें हर वक्त परेशान किए रखता था, शक्र था बाकी दोनों जायशा जैसी नहीं थी। जायशा की खुद साख्ता नफरत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। जायशा, मेरे साथ किचन में आओ। जायशा कमरे से निकली तो हलीमा बेगम की निगाह इस पे पड़ी, वो अराज से बदतमीज़ी ना करे हो, फिर दोनों के दरमियान कोई बहस ना हो, इसीलिए वो जायशा को साथ ले गई थी। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। जायशा के बाल बिखरते वो अपने रूम में चला गया था और जायशा माम और आपू के पीछे किचन में। जायशा माम के साथ किचन में चली आई, मगर ध्यान में यही रहा कि चाचू को बताए अराज के बारे में या नहीं। आज रहने देती हूँ, कल बताऊंगी। अगर अराज ने कल भी ऐसे ही किया क्लास बनक की तो फिर बताऊंगी कि 2 दिनों से अराज क्लास नहीं ले रहा है। जायशा अपनी माम की बातें नहीं सुन पा रही थी, अपने ध्यान में सोचों में गुम थी। जायशा, तुम मेरी बात सुन रही हो? माम ने इसे शाने से पकड़ते पूछा तो वो हड़बड़ा कर सीधी हुई और हमें सर हिलाया। अपना रवैया थोड़ा अराज के साथ बेहतर कर लो अब तुम। हलीमा बेगम बेटी को समझाना चाह रही थीं। अब क्यों माम, अब ऐसा किया हो गया है? जायशा ने भूने आ चुकाते हलीमा बेगम से इस्तिफसार किया। वो लम्हे भर को सोचने लगी कि बेटी को बता दी जो वो सोच रही हैं, फिर जायशा के रोये को सोचते रुक गई कि जायशा जितना अराज से चिढ़ती थी उसने बात को पतंगर बना देना था। पहले बड़े आपस में मिल बैठकर बात करते, फिर ही बच्चों को आगाह किया जाता। क्योंकि अब तुम बची नहीं रही हो जायशा, थोड़ी समझदारी दिखाओ। मायसा और जायशा से ही कुछ सीख लो, दोनों की अराज के साथ कितनी बनती है, एक तुम हो के अराज। माम, आपने अगर इस टॉपिक पे बात करनी है तो रहने दी, मैं कुछ बोलूँगी तो आपको गुस्सा आएगा और मैं नहीं चाहती हूँ कि बात आगे बढ़े। सो लीव इट। वो फ्रूट बास्केट से सेब उठाते दांतों से कितरते बोली। अराज पे गहरी निगाह रखी हुई थी। सिर्फ एक कमज़ोरी ढूंढनी थी अराज की, और फिर जो दादा को अपने पोते के आगे कुछ नज़र नहीं आता था, दादा की मोहब्बत खुद ही कम हो जानी थी। अब खाना ही खाना, भूख क्यों ख़राब कर रही हो तुम अपनी, जाओ अपने दादा को देखो। शाम की मेडिसिन जल्दी लेने की वजह थोड़ी देर मिस्टर दुरानी रेस्ट करते थे और फिर सबके साथ डिनर भी करते। इनकी कुछ दवाइयाँ थीं, शाम 6 बजे के करीब लेनी होती थीं और कुछ बाद में लेट गई है, वो में नहीं जा रही। जायशा ने बनाया, जबकि हलीमा बेगम अपना माथा पेटने लगी। ये लड़की हद से ज़्यादा बेवकूफ़ थी। अब तो परेशानी बढ़ती महसूस हुई कि कहीं इनकी अपनी बेटी की कोई गड़बड़ ना कर दे। जायशा, जाओ अपने चाचू को बल्ला लाओ। अब की माम के आँखें दिखाने पे सेब टेबल पे रखते जायशा किचन से निकल गई थी। चाचू को बुलाने पे कोई एतराज़ नहीं था। हलीमा बेगम बेटी की पूछत को देखते गहरी सोच में डूबी थी, न जाने अब आगे क्या होने वाला था। क्या लगता है क्या होगा? क्या जायशा और अराज का कपल बनेगा या फिर अराज और अलीफ का?